ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरी कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो पित्त का विकृत गति पढ़ेंगे। तो अभी हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं विकृत गतियाँ। प्रकृत गति हमने पढ़ा दिया है। वात के प्रकृत गति सर्प गति, पित्त के प्रकृत गति जलौ का, पित्त के प्रकृत गति मंडूक गति, कफ के प्रकृत गति हंस गति। जैसा नाड़ी चलता है उसके जैसा नाड़ी चलता है ना। तो मन में कल्पना करके ऐसा जो है ग्राफ बनाना है कि ऐसा चलता है, जैसे सांप जैसा चलता है ना। तो यहाँ पे नाड़ी में कोई एक्चुअल में सांप नहीं बैठा रहता है, आपको तो इतना समझ में आ रहा होगा। तो नाड़ी जो है आपको बात दोष में सर्प गति अगर मिले तो ये प्रकृत चल रहा है, और ये जो है अगर बात बढ़ जाए तो सांप की गति बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बात बढ़ गया तो क्या होगा? सांप की गति बढ़ गया। बात घट गया, बात 6, तो सांप की गति यानी कि जो 80 टाइम्स होता है ना, 80 बार, मतलब बात का जो है क्या बताया मैंने कि 80 72 से ज़्यादा ही मतलब क्या है कि पल्स रेट रहेगा इसका, क्योंकि ये जो है बात है ना, इसलिए बात दोष ज़्यादा रहेगा। चल गुण होता है ना, लघु भी होता है, तो इस कारण से ठीक है। तो ये हो गया बात। जब बात बढ़ जाता है तो बात का पल्स रेट बढ़ जाता है। कफ का क्या है? जब कफ बढ़ेगा तो कफ का पल्स रेट नहीं बढ़ेगा, घट जाएगा। यहाँ पे विपरीत हो जाएगा कहानी, क्योंकि जैसा गुण बात का है इसके ठीक विपरीत गुण कफ रखता है। जैसे बात का गुण है लघु गुण, हल्का गुण, लेकिन ठीक इसके उल्टा जो है कफ का जो है गुण है गुरु गुण। तो ठीक विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? इसके जस्ट अपोजिट हुआ। इसी प्रकार से बात का गुण है सन्निग्ध गुण, चिकना चिकना, लेकिन कफ का गुण है सन्निग्ध गुण। तो ये भी विपरीत हो गया, एकदम विपरीत गुण वाला हो गया, है ना। विपरीत गुण रखता है ना, हाँ, तो ये विपरीत गुण रखने वाला है। एक मिनट जी। तो ये विपरीत गुण रखने वाला रहता है। बात और पित्त, बात और कफ में विपरीत गुण चलता है। तो बात का बढ़ने से अगर बात की नाड़ी बढ़ जाती है तो कफ का नाड़ी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा ही होता है, अगर कफ बढ़ गया तो कफ की नाड़ी बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास वजन ज़्यादा है ना, माथे पे लेके जा रहे हैं, हाथ में टांग के लेके जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप 20 केजी ले जा रहे हैं, ठीक है, 20 केजी ले जा रहे हैं, तो आप जैसा आपकी स्पीड है वो जाएंगे। लेकिन आपके सिर पे फिर 20 केजी और डाल दिया जाएगा,
है ना। तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, आप धीरे धीरे चल पाएंगे, हो सकता है बीच में रुकेंगे भी। और यदि मान लीजिए 20 kg भी नहीं है, मतलब अब सारे हटा लिया, तब तो आपकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी, कहीं भी नहीं रुकेंगे और तेज़ भी चलेंगे। तो क्या कंडीशन हुआ कि जब बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल लघु गुण समझ लीजिए, आपकी तेज होगी तो बात, लेकिन जैसे ही गुरुता बढ़ जाएगी तो आपकी चाल घट गई ना। इसी प्रकार से कफ को समझना चाहिए। कफ है कि गुरु गुण वाला है, तो गुरु गुण होने से ये भारी हो गया, और भारी होने से यह जो है इसकी जो स्पीड है, चाल है, वो बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। जैसे कफ, कफ का नाड़ी आज भी मैसेज किए हैं, कौशल कौन किए थे, कौशल जी ने किया था, देवेंद्र कौशल जी ने किया था कि कफ की नाड़ी नहीं मिल रही है, ढूंढने पे मिल रही है ना। देखिए इन्होंने लिखा कि इन्होंने घर पर 14 व्यक्तियों की नाड़ी परीक्षा की। तो देखिए बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं जी। अगर किसी ने 4 भी कर लिए ना पर डे तो बहुत है, आपने 14 किया, लेकिन आज ही केवल किए, कल भी करना है। 14 नहीं तो 2-4 तो करना ही करना है, ठीक है जी, तभी हो पाएगा। जिसमें से 2 महिलाओं की नाड़ी में कफ पकड़ में नहीं आ रहा था। इस स्थिति में क्या करें, क्या करना है। देखिए डायरेक्ट जो है ना जांच के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे मतलब वो मोटी होगी, है ना, या बीपी बढ़ा हुआ होगा। फिर आप देखिए दो, पहले बीपी, सिंपल बीपी चेक करिए, वजन चेक करिए, प्रकृति चेक करिए, फिर इसमें से कुछ नहीं, हाँ फिर इतना आता है समझ में। फिर इसके बाद में 2-3 औषधियाँ हैं, आप दीजिए, देखिए ठीक हो जाएगा। जैसे पहला चीज़ है हर्रे, हरड़, छोटी हरड़ दीजिए, और दूसरी चीज़ है गिलोय, ऐसे दीजिए, 2-3 चीज़ दीजिए, है ना। अब ये तो गांव-गांव में, घर घर में मिलने वाला चीज़ है जी, खास करके देखिए गिलोय, हर्रे भी हर गांव में मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ से आप इसे ठीक कर सकते हैं कफ को, है ना। कई बार ढूंढने पर भी कफ नहीं मिल रहा था, बात और पित्त स्पष्ट थे। तो बिल्कुल बात और पित्त तो स्पष्ट होंगे ही, है ना। तो ये इन्होंने बताया जी। देखिए तो आप सभी भी अपना अपना देखिए घरों में, आसपास में, और आप चिकित्सा दीजिए। सिंपल कफ का नहीं मिल रहा है, समस्या कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको अभी पूरा क्लियर नहीं, फिर भी कुछ तो बताती होगी। जैसे कहीं दर्द बता रही होगी, या बीपी हाई बता रही होगी, या कुछ मोटापा, वजन, दर्द, यही सब बता रहा हो, तो उसमें गिलो या हर्रे चलेगा, ठीक हो जाएगा, है ना। अपान काल में देना शुरू करिए, जैसा भी है, आगे चिकित्सा भी आ जाएगा समझ में। अभी आपको नहीं बताया है, धीरे धीरे कफ वाला आएगा, है ना। अभी कफ का विकृत गति कहाँ, अभी मैंने बताया कफ का आएगा, तो ये नाड़ी धीरे धीरे खुल जाएगा, है ना, महीना 2 महीने में खुल जाएगा नाड़ी। और बाकी कुछ थेरेपी देना है, जैसे कुरपर मर्म को दाबना है ना, डेली कुरपर मर्म को दाबना पड़ेगा, ताकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, अग्नि बढ़ जाए, जठर अग्नि बढ़ जाए, पंचभूताग्नि बढ़ जाए, है ना। भोजन के बीच में पंचकोल चूर्ण या कुछ भी ऐसा अग्निवर्धक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण दे देना है। अपान काल में हर्रे या गिलोय दे देना है ना, इतना दे दीजिए, और बाकी कुरपर मर्म दाब दीजिए, उसके कफ की नाड़ी मिलने लगेगा, है ना, 1 से 2 महीने में मिलने लगेगा। और जो भी समस्या भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा, जैसे बीपी हाई होना, शुगर होना, दर्द उर्द होना, कुछ भी ऐसी समस्या होगी वो ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक क्या मतलब क्या है कि आराम आना शुरू हो जाएगा, उपसे मिल जाएगा, है ना। पूर्ण उपेन तो हम नहीं कर सकते, क्या क्या बीमारी सबका अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से, लेकिन हाँ उपसे मिलेगा, अच्छा ही रहेगा, है ना। चलिए तो ये हो गया। मैंने आपको जो है बात का प्रकृत नाड़ी बता दिया था जी, और बात का विकृत नाड़ी बता दिया जलोका गति, ये 2 तो क्लियर हो गया था। पित्त का चल रहा था, पित्त का प्रकृत नाड़ी मंडूक। लेकिन यदि पित्त जो है दोष बढ़ जाए, है ना, पहले तो ऐसा कि पित्त पे किसी बात का असर आ जाए तो कौन सी गति पकड़ लेगा, तितर गति पकड़ लेगा। बात पित्त पे, है ना, पित्त पे जब बात का असर हो जाए, जिसको कहते हैं बात आवृत पित्त, क्या कहते हैं जी, बात आवृत पित्त। तो जिसमें क्या होता है कि डाइजेशन से जुड़ा हुआ अब अनियमितता आ जाती है, पेट साफ ना होना समय पे,
है ना, भूख ना लगना समय पे, ज़्यादा भूख लगना, कम भूख लगना, माने बात से जुड़ा हुआ जो अनियमित होता है, बात जैसा चलगुण वैसा ही आता है। तो बात का प्रभाव पित्त पे हो जाता है, तो ये कहते तितर गति। और दूसरा था बात पे जब कफ का प्रभाव हो जाए तो इसको कहते हैं बटेर गति। ठीक है जी, क्या कहते हैं, बटेर गति। पित्त पे जब जब कफ का प्रभाव हो जाए इसको कहते हैं कफ आवृत बात। क्या कहते हैं जी, कफ आवृत बात। कफ ने पित्त को आवृत कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये बताया था। और जब क्या है कि पित्त स्वयं बढ़ जाए इतना ज़्यादा, मैंने पित्त ज़्यादा ही बढ़ जाए तो इसको कहते हैं, है ना, जब पित्त बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए, जिसमें किसी दूसरे दोष का नहीं बल्कि पित्त खुद उग्र हो गया है ना, पित्ताचार विहार के कारण, तो इसमें काक गति होता है, कौवा की तरह। कौवा जैसे झटकेदार तेज चलता है वैसा ही एक तरफ झुक के चलता है। ठीक है जी, जब पित्त ज़्यादा उग्र हो जाए, बिगड़ जाए, है ना, और ऐसा जो है पित्त, और ये जो है इसके संभावित रोग में मैंने बताया था कि काक गति द्वारा नाड़ी में एरोटिक बाल्ब, यानी कि हार्ट का जो बाल्ब होते हैं ना, हार्ट का बाल्ब लीकेज होने का, उससे जुड़ा हुआ समस्या ये भी बताता है जी। ठीक है, तो इतना तो हमने कल बता दिया था। आज हम पढ़ते हैं एक लास्ट विकृत गति है पित्त दोष का, उसका नाम है उष्ट्र गति। उष्ट्र गति, उष्ट्र माने ऊँट की तरह। ठीक है जी, ऊँट की तरह जो है यहाँ पे मतलब रहेगा कुछ। तो देखिए ये क्या है, पित्त दोष के विकृत नाड़ी जब उष्ट्र गति के रूप में प्रकट होती है तब नाड़ी की चाल ऊँट की अनियमित चाल जैसी लगती है। यह नाड़ी पित्त की उष्णता, बात की अनियमितता दोनों के मिश्रण को दर्शाती है। देखिए, और ये होता है क्या है पता, बात और पित्त दोनों हो गया तो गड़बड़ हो गया। उष्ट्र नाड़ी की गति नाड़ी परीक्षा में ऊँट की चाल के समान मानी जाती है। आयुर्वेद में यह गति बात तथा पित्त मिश्रित असंतुलन की ओर संकेत कर रहा है। बात और पित्त मिश्रित हो गया। द्विदोषज पित्त, द्विदोषज है ना, बात और पित्त दोनों का पित्त पे ही प्रभाव, विकृत प्रभाव। ठीक है जी, बात और पित्त का, दोनों का। ठीक है जी, तो आयुर्वेद में यह गति बात तथा पित्त मिश्रित बताया गया है। ऊँट की चाल धीमी, डगमगाती, ऊँट उच्च नीच वाली, अनियमित ताल वाली, यह विशेषता नाड़ी की उष्ट गति समझने में उपयोग की जाती है। एक साथ एक ओर के दोनों पैर चलना, ऊँट के चलते हुए देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या होता है, एक साथ एक ओर के दोनों पैर चलना, चलना मतलब जब ऊँट चलता है ना, एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप देखेंगे, है ना। क्या है कि जो ऊँट होता है एक तरफ का, जैसे चार पैर होते हैं ना, दो लेफ्ट दो राइट साइड में, तो लेफ्ट वाला उठाएगा ना, दोनों पैर एक साथ उठता है, लगभग दोनों पैर एक साथ उठता है, लेफ्ट वाला, फिर दोनों पैर राइट वाला भी साथ साथ में उठता है। तो ऐसे होता है जी इसका। तो ये यहाँ पे बताया गया कि एक साथ एक ओर के दोनों पैर चलना, ऊँट दाएं तरफ के आगे पीछे, है ना, ऊँट दाएं तरफ के आगे पीछे पैर एक साथ उठते हैं, फिर बाएं तरफ के इससे उसकी चाल लहरदार और ऊंची नीची प्रतीत होती है। इसमें मिडिल फिंगर पे दो पॉइंटेड स्पाइक। आप देखिए क्या है कि ऊँट के चाल के पहले नोट करना है ना, फिर इसके बाद में मिडिल फिंगर पे भी आपको देखना है। तो मिडिल फिंगर पे क्या मिलेगा, डबल स्पाइक मिलेगा जी। एक स्पाइक पूरी नहीं हुई, दूसरी स्पाइक आ जाता है, दो पॉइंटेड स्पाइक के बीच झटका लगेगा ऊँट के कुब्बड़ के जैसा, ये भी देखना है आपको। ऊँट के कुब्बड़ देखिए, इसका चाल भी देखना है। आप यहाँ पे देखिएगा, है ना, कि ये इसका जो है, मान लीजिए कि लेफ्ट पैर है, ये भी लेफ्ट है, ठीक है, ये दोनों देखिए आगे है, ये दोनों आगे है, मतलब क्या है कि जो अगला दोनों पैर है, तो
तो अगला पैर में देखिए इसका लेफ्ट वाला आगे है, ऐसा समझिए, और जो पिछला पैर है उसमें भी लेफ्ट वाला ही आगे है। तो इस हिसाब से क्या है कि लेफ्ट वाला क्या है कि दोनों पैर पहले उठाया था, है ना, दोनों एक साथ उठाया था और रखा, फिर अब जो है राइट वाला दोनों पैर एक साथ उठाएगा और इससे आगे रख देगा, ऐसा करता है जो ऊँट। और इसमें दो पॉइंटेड स्पाइक के बीच में झटका लगेगा ऊँट के कुबड़ के जैसा। ऊँट के कुबड़ भी देखिएगा तो अलग ही रहता है जी। सारे पशुओं में जैसे गाय है खास करके विशेष रूप से, तो उसका जो है क्या है कि एक ही थू होता है ना। आप यहाँ पे देखते होंगे, है ना, यहाँ पे देखते होंगे पीठ पे नहीं होता, लेकिन ऊँट का क्या है जी, दो दो है, एक तो यहाँ पे थू है, एक और पीठ पे है, एकदम बीचों बीच पीठ पे है ना। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ देखिए ऐसा बनाया गया है इस प्रकार से, एक तो पित्त मिल गया और दूसरा बात मिलेगा, है ना। ऐसे मिल रहा है। देखिए अगर इस ग्राफ को आप देख पा रहे होंगे तो इसमें दो चीज़ें देखिए, है ना, पित्त पे ही मिलेगा, मिडिल फिंगर पे ही मिलेगा, और दो पॉइंटेड स्पाइक मिलेगा, और एक जो है पित्त को दिखाएगा और एक बात को दिखाएगा। देखिए पहला जो स्पाइक है यानी कि जो है थोड़ा नुकीला सा है, छोटा सा है, देखिए, है ना, और दूसरा वाला जो है कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे है कि नहीं। तो ये थोड़ा बात का हो गया और ये पित्त का हो गया, ये समझिएगा। बात का कैसे रहता है, ऐसे रहता है जी, है ना, ऐसे रहता है, जबकि कफ का थोड़ा क्या रहता है, ऐसे रहता है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि आपको यही समझना है कि ये जो है बात और पित्त दोनों के विकृत से हुआ है ना, ऐसे है, अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला उभार बात को दर्शाता है, एक मिनट, और दूसरा उभार यहाँ पे कफ लिखा गया है। इसमें जो है पहला उभार पित्त है जी, ठीक है, और दूसरा उभार जो है बात का है, ठीक है। कफ का भी होता है पर कफ का और ज़्यादा होता है यहाँ पे, और ज़्यादा उतना नहीं है, यहाँ पे दो ही बताया गया है ना। पित्त दोष की विकृत नाड़ी, है ना, यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा था, यहाँ पे देखिए आयुर्वेद में यह गति बात तथा पित्त मिश्रित असंतुलन की ओर संकेत करता है। बात और पित्त, है ना, यहाँ पे पित्त तो खुद है ही, है ना, मिडिल फिंगर पे देखते हैं पित्त तो है ही, और यह जो है बात, है ना, एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पे आगे क्या लिखा है। बात और पित्त मिश्रित ही है ना, इसको जो है इसको सही करेंगे। उष्ट्र गति आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षा में एक बात पित्त मिश्रित विकृत का संकेत मानी जाती है। यह गति ऊँट के समान जो है डगमगाती और कभी तेज मंद चाल जैसी होने के कारण ऐसे कई रोगों को इशारा करते हैं। तो भाई संभावित रोग क्या हैं, तो दो चीज़ें हैं, है ना जी, इसको सुधार करेंगे, है ना, बात, पित्त और बात, ठीक है जी, पित्त और बात याद रखिएगा, ठीक है। पित्त और बात, पहला उभार पित्त का दिखाएगा इसमें जो दिख रहा होगा, और दूसरा उभार बात का, कफ का भी है, मतलब ऐसा होने से लगता होगा, पर ये बात का है जी, ठीक है। पित्त और बात, पित्त पॉइंटेड स्पाइक रहेगा और ये वाला जो है थोड़ा सा रहेगा, तो ये दोषज हो गया, है ना। तो इसमें पहला चीज़ क्या था, पित्त यानी कि उष्णता, पित्त यानी कि उष्णता, और बात, बात यानी कि अनियमितता, बात का गुण है अनियमितता, जहाँ बात आएगी वो चीज़ को अनियमित कर देगा, है ना, तो अनियमित हो गया। तो यह चाल ऊँट की पीठ के समान होती है। इसमें दो उभार होते हैं, पहला कुछ उभार तीखा और तीव्र होता है ना,
फिर देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे जो है ना, ये पिछली बार हमने बनाया था सिलेबस, क्योंकि इस जो है इस नाड़ी के बारे में रेफरेंस नहीं है जी। देख लेते हैं, पितोद्रके पितोद्रेके तुसा नाड़ी काक मंडूक योगी, एक मिनट, काक कौआ, ये तो कौआ का हो गया, काक कौआ गते के संभावित रहोगे ना, ये तो एक मिनट, इसीलिए ना करें। यहाँ पित्त दोष के विकृत ने उष्ट्र गति के बारे में, उष्ट्र गति का देखना है ना, तो इसका रेफरेंस कहीं नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं। ये देखिएगा, उष्ट्र गति मंडूक गति, हाँ यहाँ पे देखिएगा जो ये वाला जो है ये सिंपल है जी, ठीक है। यहाँ पे जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक सिंगल पहाड़ से उठा हुआ है, ये क्या है, यह जो एक नॉर्मल मंडूक गति है और ये उष्ट्र गति है, 2 पॉइंटेड स्पाइक मिल रहा है ना, और इस कारण से जो है इसको ये उष्ट्र गति कहा गया है जी, ठीक है। परंतु इसमें से एक जो है, एक ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और एक जो है हल्का मतलब पॉइंट मिलेगा, एक हल्का नाड़ी मिलेगा। मतलब क्या है कि एक हल्का झटका मिलेगा, है ना, एक बहुत तेज झटका मिलेगा और दूसरी ही जो है मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, थोड़ा सा फिर बीच में गैप आएगा, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और ये देखते हैं किस कारण से होता है। बात और पित्त और बात है ना, पित्त हो गया उष्णता और बात हो गया अनियमितता, इस आधार पे है ना, इसमें सुधार करेंगे। यहाँ पे कफ के समान मोटा तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, ये पूरा कफ का उभार नहीं ले पाएगा क्योंकि पित्त है, तो पित्त के साथ में ज़्यादातर बात का ही बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर क्या इसमें बताया गया है, हृदय में कफ के कारण प्रकोपित वायु प्राण वायु, इसको मैं आगे के रेफरेंस देख के बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये जो है उष्ट्र गति के जो संभावित रोग हैं, है ना, यह उष्ट्र गति का वर्णन जो है बहुत मतलब नहीं हमने देखा है कहीं, तो वैसे ही हमने इसको जोड़ा था कहीं से, है ना। परंतु ये जो है बात और पित्त और बात का ही है ना, आपको देखना है जी, ठीक है। पित्त और बात को मान करके देखना है, और ये बहुत ही मतलब कि चूँकि ये द्विदोषज गति होता है तो ये जल्दी मिलता नहीं है ना किसी को, कि पित्त में ही है ना, कि एक ही उंगली में 2 नाड़ी मिलेगा, ऐसा मतलब कि यहाँ पे रहेगा, और उसमें से एक नुकीला सा रहेगा और एक जो है थोड़ा सा क्या है कि बात या कफ के जैसा आपको जो भी महसूस होता हो, कि शायद वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ना। लेकिन अगर क्या है कि कफ जैसा तो नहीं मिलेगा, ज़्यादातर बात का ही मिलेगा, क्योंकि पहले ही एक बार पित्त का नाड़ी चल चुका है, पित्त का, है ना, तो पित्त के साथ में ज़्यादातर बात का मिलेगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे जो है ये द्विदोषज है, और देखिए चिकित्सा न होने पे देखिए मृत्यु की संभावना बताया गया है जी यहाँ पे, है ना। और ये कुछ हार्ट वगैरह से जुड़ा हुआ रहता है, ये बात भी है इसमें, है ना। तो यहाँ पे जो है हम आपको थोड़ा और कल जो है रेफरेंस खोजूंगा, कोई और ग्रंथ में मिलेगा रेफरेंस, हालांकि नहीं मिला है ना। मेरे पास शायद एक पुस्तक है, इसको मैं देखूंगा, एक मिनट मैं देखता हूँ अभी। ये जो है उष्ट्र गति ना, उष्ट्र गति का वर्णन नहीं है हमारे ख्याल से, तो इसलिए शायद इसमें जो है कुछ डाउट है ना। पित्त के साथ में बात होगा या फिर कफ होगा। आ, 32 उष्ट्र गति नहीं है इसमें लिखा हुआ,
सर्फ है, हंस है, जलौका है, हंस, तितर है, बटेर है, नहीं। जलो उष्ट्र गति नहीं मिला, मतलब नहीं ले है वर्णन। और भी दूसरे ग्रंथ में मैं देखूंगा। चपला, मंडूक है, काक है, और नहीं इसमें नहीं है मंडूक। और दूसरे में देखना पड़ेगा कि उष्ट्र गति का वर्णन कहाँ है, तो मैं इसको कल देख लूँगा जी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको बारे में हम और कल बताएंगे। यह चाल जो है ऊँट का जो रहेगा, उष्ट्र गति जो रहेगा, यहाँ पे दो पॉइंटेड, मतलब दो पॉइंटेड स्पाइक मिलेगा, यानी कि दो नहीं बल्कि एक ही मिलेगा, और एक कुछ जो है बात के जैसा जो है नाड़ी मिलेगा यहाँ पे, बात का, है ना। दो भार मिलेगा, जो क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड रहेगा, पित्त के जैसा ही रहेगा, है ना, पित्त का जो नाड़ी रहता है उसके जैसा मिलेगा, और एक बात के जैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कफ दोष के विकृत नाड़ी कपोत गति, है ना। कपोत गति का तो वर्णन है। तो कपोत गति यानी कि कबूतर, है ना। तो कफ दोष का प्रकृत गति क्या है, तो कफ दोष का प्रकृत गति हंस गति, तो विकृत गति तो कपोत गति जी, ठीक है। विकृत गति हो गया कपोत गति, कपोत यानी कि कबूतर, है ना। ये क्या है, तो देखिए कफ दोष के विकृत नाड़ी, कफ को कौन ज़्यादा प्रभावित कर सकता है जी, कफ को, कफ के बगल में कौन है, पड़ोसी कौन है, पित्त है, ठीक है। तो कफ दोष के विकृत नाड़ी कपोत गति, है ना। आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षा में कफ दोष के विकृत होने पे नाड़ी की चाल कपोत यानी कबूतर जैसी चलने वाली मानी गई है, ठीक है। कपोत क्या है, कबूतर क्या है, तो ये जो है धीमी, इसका चाल धीमी, भारी, अस्थिर, थोड़ा झटकेदार, या विशेषताएं कफ विकृत वाली नाड़ी में दिखाई देती है जब कफ के स्थान पे पित्त प्रकोप कर जाए, है ना। मैंने क्या कहा था कि कफ को कौन प्रभावित कर सकता है, मतलब कफ है तो कफ के पड़ोसी कौन है, कफ को किससे देखेंगे, कौन से फिंगर से देखेंगे, तो कफ को रिंग फिंगर से देखेंगे, अनामिका अंगुली से देखेंगे, और अनामिका अंगुली के बगल में कौन है, पित्त है, तो पित्त प्रभावित करेगा। जब कफ के स्थान पे पित्त प्रकोप कर जाए तब नाड़ी ऐसे लगेगी कि जैसे कफ की नाड़ी सूख सी गई है, कफ के स्थान पे पित्त के प्रकोप, यानी कि जानते क्या है, धातु क्षय होने से कबूतर के चाल के समान नाड़ी देखने को मिलेगी। ऐसे नाड़ी तब मिलेगी जब पित्त कफ को प्रभावित करती है। मैंने क्या बताया, और आपने क्या बताया, आपने बताया कि कफ की नाड़ी नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है ना। कफ की नाड़ी ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है जी। कौशल, क्या नाम है आपका, देवेंद्र कौशल जी, आपने लिखा कि कफ की नाड़ी नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। कई बार ढूंढने पर भी कफ की नाड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा हो कि आपको ढूंढना ही ना पड़े और नाड़ी मिल जाए कफ की, और बल्कि कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, मतलब पित्त से भी ज़्यादा मिल जाए, कई बार ऐसा हो जाए, तो क्या हुआ, तब पित्त का क्या हुआ कि पित्त तो मिलना चाहिए पित्त पे, लेकिन आपको कफ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई एम्पलीट्यूड, सबसे ज़्यादा आपको लगे कि नहीं, बात पित्त कफ का सबसे ज़्यादा जो एम्पलीट्यूड है, जो उछाल है, सबसे ज़्यादा कफ का है, कपोत गति, क्या जी, कपोत गति। और ऐसे तो कपोत गति निर्धारित हो गया, और आपको लगे, क्या लगे कि नहीं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो कफ का है, तो क्या हुआ, फिर वहाँ पे जो है अलग ही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे बात का प्रकोप हो गया ना, फिर अभी पित्त का प्रकोप देख लिया। जब कफ के स्थान पे पित्त के प्रकोप कर जाए तब नाड़ी ऐसे लगेगी जैसे कि कफ की नाड़ी सूख से गई हो, है ना, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा। यदि कफ बढ़ जाए तो हंस गति के समझना मुश्किल हो जाता है और डीप हो जाता है, आसानी से पता नहीं चलता। परंतु यदि रिंग फिंगर पर
हंस गति आसानी से पता चल जाए तब तो क्या है कि, और हाई एम्पलीट्यूड मिले तब तो पित्त है, या फिर पल्स रेट ज़्यादा मिले पित्त का, कफ का पल्स रेट, मतलब कफ का पल्स रेट तो वैसे 70 होना चाहिए, 70 से नीचे होना चाहिए, लेकिन आपको 90 मिल जाए तो यहाँ पे बात का फिर हो गया। नहीं, अभी तो क्या है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है, मान लीजिए कि 70 ही है, 70 से कम ही है, लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उछाल मिल रहा है, तो पित्त हो गया। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा मिल गया तो फिर बात भी हो गया, है ना। ज़्यादा पिक प्राप्त हो तो कफ के विकृत गति कपोत गति कहते हैं जी, है ना। यदि क्या है कि ज़्यादा पिक भी हो, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको देखना है दो चीज़, कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो पित्त, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बात भी, ठीक है जी। और दोनों ज़्यादा है तो दोनों। तो कपोत गति के संभावित रोग आपको देखना कहाँ है, सबसे पहले तो ये क्लियर करिए, आपको रिंग फिंगर पे देखना है। रिंग फिंगर पे सबसे पहला प्रभाव रहेगा पित्त का, क्योंकि पित्त पड़ोसी है, पित्त का प्रभाव ज़्यादा होता है इस पर, तो पित्त के प्रभाव होने से कपोत गति होगा जी, ठीक है। और इसको कैसे समझना है कि जैसे कफ का नाड़ी, देखिए हम अपना देखते हैं कफ का, सिंपल रखते हैं तो मुझे केवल बात और पित्त का नाड़ी मिल रहा है, कफ का नहीं मिलता है, तो कफ का कैसे मिलेगा, थोड़ा सा दाबेंगे, थोड़ा सा दाबेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी, अभी बात पित्त का पढ़ लिए ना, आगे मैं बताऊंगा अभी कौन से नाड़ी पे कितना प्रेशर देना है, तो आगे मैंने अभी आगे मैं सिखाऊंगा, अभी तो सिखाया कहाँ है। बात पे कितना प्रेशर देना है, पित्त पे कितना प्रेशर देना है, कफ पे कितना प्रेशर देना चाहिए, तो ये प्रेशर आपको देने के लिए आना चाहिए, एक टेक्निक ही है, तभी आपको नाड़ी मिलेगा। तो देखिए क्या है, कफ पे ज़्यादा थोड़ा प्रेशर, XXX प्रेशर देना पड़ता है, बात पे 2x और कफ पे 1x, नहीं पित्त पे 1x, बात पे 2x और कफ पे XXX, है ना, 3 गुना प्रेशर देना पड़ता है, तो वो आगे आपको सिखाएंगे। तो क्या है कि बिना प्रेशर दिए ही ऐसे केवल रखें और आपको कफ की नाड़ी मिल जाए तो मतलब पित्त का प्रभाव है, बात पे कफ पे पित्त का प्रभाव है, यानी कि कपोत गति। तो कपोत गति के संभावित रोग जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन, अंदर ही अंदर सूजन हो गया, श्वास लेने में कठिनाई होगी, श्वास छोड़ने में कठिनाई होगी, श्वास फूलता होगा, ऐसा श्वसन नलियाँ जो है ना अंदर से ब्लॉक हो रही है, ब्रोंकाइटिस, आइटिस लग गया ना, इन्फ्लामेशन हो गया अंदर ही अंदर, श्वसन नलियाँ में सूजन हो गया। श्वास काश दमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रोगों में मिलता है ये कपोत गति, ये ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल जो है कफ जो है नीचे नीचे चल रहा है, लेकिन जब क्या है कि कपोत गति होगा तो ये ऊपर वाला होगा, ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड हो गया, है ना, देख सकते हैं हाई एम्पलीट्यूड, ऊपर वाला देखिए कपोत गति है, सिंपल हंस गति तो नीचे नीचे जा रहा है ना, लेकिन अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिले रिंग फिंगर पे तो ये हो गया कपोत गति। तो कफ में पित्त का प्रभाव होने से नाड़ी में कपोत गति मिलती है, इसे तमक श्वास जैसे यानी कि ब्रोंकाइटिस जैसे रोग पकड़ में आता है, इसलिए चरक ने तमकेतु विरेचनम कहा है। क्या हो ट्रीटमेंट क्या है, मान लीजिए किसी को दमाज थमा है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस किसी ने कहा है, इलाज किसका करेंगे, कफ का या पित्त का करेंगे, यहाँ पे इलाज किसका करेंगे, यहाँ पे इलाज पित्त का होगा। क्यों, क्योंकि पित्त ने ही बात को प्रभावित किया, बिगाड़ा किसने, पित्त ने बिगाड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि श्वसन रोग है, कफ है, कफ है, कफ है, कफ है, ये रटते रहेंगे, फिर कफ को उठा रस देंगे, कफनाशक औषधियाँ देंगे, नहीं, यहाँ पे पित्तनाशक चलेगा। कहेंगे ये पित्तनाशक तो फिर तो ठंडी होगी, फिर ठंडी चीज़ देंगे तो पित्त तो बढ़ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं देना है, इसमें जो है मेडिकेटेड घी चलेगा। और इसका ट्रीटमेंट देखिए चरक ने क्या बताया, कहा है, इसलिए चरक ऋषि ने कहा तम केतु विरेचनम बताया है, विरेचन कर्म कराना है, दवाई नहीं काम करेगा। क्योंकि देखिए ठंडी औषधियाँ देंगे तो इसको कफ बढ़ जाएगा, लेकिन विरेचन कराएंगे ना तो विरेचन से पित्त शांत होता है,
और ठंडी औषधियाँ भी नहीं लिया, वो तो केवल स्नेहपान किया, व्यंग शोधन किया, है ना, उससे पूरा ठीक होता है ये। तम केतु विरेचनम, विरेचन होने से तमक श्वास यानी कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं ना, कि श्वसन नलिया में सूजन हो गई, दमा अस्थमा हो गया, दमा जो होता है, दमा का जो अटैक आता है, अस्थमा का अटैक आता है, तो वो ठीक होता है। तो इसके लिए विरेचन कर्म करना है। विरेचन कर्म आपको पढ़ा दिया है जी, है ना, आप सभी ने पढ़ा है, पिछले महीने पंचकर्मा पढ़ाया है। और जिन्होंने पंचकर्मा नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे, क्लास कंटिन्यू रखिए, पंचकर्मा भी पढ़ेंगे, है ना। वैसे आप कल से भी क्लास शुरू कर सकते हैं, जिनको समय है कि हम 1 घंटा और हम पढ़ सकते हैं तो पंचकर्मा सीख लीजिए, पंचकर्मा क्लास ज्वाइन कर लीजिए जी, है ना। नाड़े के साथ साथ में पंचकर्मा भी हो जाएगा, बहुत ईजी है ये भी सीखना, पंचकर्मा भी बहुत ईजी है, 1 महीने में सीख जाइएगा। जिनको भी सीखना है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, पंचकर्मा का जो मिल जाएगा आपको क्लास जी, ठीक है। पंचकर्मा सीखिए, ज़रूर सीखिए। अभी तो मैं पंचकर्मा के ऊपर जो है, अभी मैं कुछ आप सभी को जो है मैं बहुत ही अच्छा चीज़ सिखाने वाला हूँ। एक तो नाड़ी हो गया, है ना, और एक चीज़ पंचकर्मा जो सीख लेगा ना तो जो है उसका अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ शुरू करना चाहते हैं और मतलब क्या है कि अभी कुछ नहीं कर रखे हैं तो पंचकर्मा शुरू कर सकते हैं, नाड़े वगैरह ये सब शुरू करके अपना जो है कैरियर शुरू कर सकते हैं ना। तो ये बड़ा इजी भी है और लोग डिमांड भी करते हैं, है ना, पंचकर्मा कराना है, नाड़ी दिखाना है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो पित्त का विरेचन होने से कफ से पित्त का प्रभाव कम हो जाता है और कफ की सामान्य नाड़ी हंस गति नाड़ी में मिलने लगता है। तो ट्रीटमेंट क्या है जी, मैंने क्या बताया ट्रीटमेंट, कि विरेचन कर्म कराना है, ठीक है। विरेचन कर्म क्या होता है जी, तो क्या होता है देखिए, विरेचन कर्म पंचकर्मा का एक प्रोसेस है जो ऐसे नहीं होगा, है ना। इसमें जो है 9 दिन लगता है जी समय, ठीक है। पंचकर्मा 9 दिन लगता है, 9 दिन में विरेचन कर्म होता है जी। पंचकर्मा में कौन सा कर्मा, विरेचन कर्मा कराना है, जिसमें 9 दिन लगते हैं जी, है ना। पहले 5 दिन स्नेहपान होता है, फिर 6ठे दिन अभ्यंग स्वेदन, 7वें दिन अभ्यंग स्वेदन, 8वें दिन अभ्यंग स्वेदन और 9वें दिन अभ्यंग स्वेदन विरेचन कर्म हो जाता है। और विरेचन कर्म हो जाने से व्यक्ति का पित्त का विरेचन हो गया, तब पित्त का प्रभाव बात पे कफ पे नहीं रहा ना, तो फिर क्या है कि उसका जो है कफ जो है का जो प्रकृत नाड़ी जो मिलना चाहिए वो मिलने लग जाता है। तो हम कहते हैं, लेकिन कब ट्रीटमेंट देना है जैसा, जब क्या है कि कफ पे पित्त का प्रभाव हो और आपको कपोत गति मिल रहा है, कपोत गति मिल रहा है तो, कपोत गति नहीं मिल रहा है तो फिर आपको जो है आपको ब्रोंकाइटिस नहीं समझना चाहिए। ब्रोंकाइटिस रहेगा यानी कि श्वसन नलिया में सूजन रहेगा तो 100% कपोत गति ही चलेगा, कपोत गति चलेगा, ठीक है। तो ये है। बाकी जिसका कफ की नाड़ी नहीं मिल रहा है यानी कि कफ की वृद्धि है जी, है ना, यहाँ पे कफ का गुरु गुण बढ़ गया है तो यहाँ पे बमन कराना चाहिए। विरेचन भी करा करके बमन करा सकते हैं, लेकिन बमन कराना है यहाँ पे, ये है, तब कफ का हो। बाकी बमन कफ कारक कफ नाशक औषधियाँ दीजिए, कफ शामक, ठीक है जी। तो ये है जी। तो आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया कफ दोष का विकृत नाड़ी कपोत गति, केवल आज एक ही याद रखिएगा जी, ठीक है। आज के बाद एक ही याद रखिए। उष्ट गति भी पढ़ाया, इसके बारे में थोड़ा और मैं पढ़ाऊँगा। और कपोत गति आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। कपोत गति में क्या होता है कि पित्त का प्रभाव कफ पे होता है, इस कारण से हाई एम्पलीट्यूड हाई फ्रिक्वेंसी मिलता है। तो इसके लिए जो है आपको विरेचन कर्म कराना ही श्रेष्ठ बताया गया है। इससे जो है ब्रोंकाइटिस श्वास संबंधी समस्या, है ना, श्वास ले में छोड़ने में जो दिक्कत है वो ठीक हो जाता है ना। क्योंकि पित्त का ही इलाज करेंगे तब बात कफ का बात बनेगी, केवल कफ नाशक कफ शामक औषधियाँ देने से नहीं बात बनेगा। यहाँ पे हमें पित्त नाशक पित्त शामक विरेचन कर्म या ऐसे कोई औषधियाँ देना चाहिए। तो अब हम कल पढ़ेंगे जी कफ दोष के विकृत नाड़ी गज गति। तो कफ का आज हमने एक विकृत गति देख लिया है और कल एक विकृत गतियाँ और भी 2-3 विकृत गतियाँ हैं। गज गति है,
और कौन सा है जी? गज गति, और आगे जो है गज गति, फिर आगे जो है एक ही है, गज गति ही है। हम बाकी म्योर गति तो द्विदिवसज हो गया। चलिए अभी कुछ और गतियां हैं, गतियों के बारे में पढ़ेंगे। गतियां के बारे में पढ़ करके, है ना, गिरजा गति पढ़ेंगे, है ना, और कुकुट गति पढ़ेंगे, है ना, ये सब त्रिदोषज गति है। डमरू गति पढ़ेंगे, पिपीलिका गति पढ़ेंगे, और कृमि गति पढ़ेंगे। और फिर आपको मैं बताऊंगा कि नाड़ी पे कितना प्रेशर देना चाहिए। आज मैं बता रहा था ना कि ऐसे प्रेशर देना है, तो ये सब मैं बताऊंगा कितना प्रेशर देना चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा रिदम, और फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो है नाड़ी का हार्ट से जुड़ाव। फिर मैं आपको बताऊंगा बीपी का, है ना, वॉल्यूम इन टेंशन, यानी कि बीपी कैसे देखना है, नाड़ी से बीपी का प्रेशर कैसे पता चलता है ना, तो ये मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। तो यहाँ तक ये टॉपिक पूरा है। और अच्छा, और आगे है ना, कोलैप्सिंग पल्स, ये भी है, नाड़ी का संबंध तापमान से। चलिए ठीक है, तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं जी, आज थोड़ा समय है, 5 मिनट 10 मिनट। चलिए, प्रश्न रख सकते हैं जी। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है। चलिए जी, पूछिए अमित जी, क्या प्रश्न है? गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ गुरु जी, कल ना मैंने मम्मी का मर्म मर्म थेरेपी दी थी, जो हाथ पे देते हैं। हाँ तो मम्मी के क्या हुआ कि वो हाथ में जब मैंने दी तो आराम आराम से दिया, फिर रात में वो हाथ सूज गया। हाँ, सूजन से। ऐसा क्यों? हाँ, तो हाँ, उसके लिए ऐसा क्यों? चिंता नहीं करना है। हाँ, मैं समझ गया, इसके लिए चिंता नहीं करना है। खास करके 2-3 जगह मैं बता रहा हूँ। पहली तो एक तो हो गया आपका कुरपर मर्म, है ना, जिसका बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या जी। रहता है ना, पर इससे कुछ नहीं होना है, जी। ठीक है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, है ना। कुरपर अच्छा मर्म अच्छा। आपने दबाया और वो सूजन हो गई, तो वो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हो ही जाता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, लेकिन किसी किसी को हो सकता है ना। और दूसरा बात, यहाँ पर भी जो हम दाबते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सूजन हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ छिद्र मर्म के आसपास में इधर दाबते हैं, तो वहाँ पर भी और ज़्यादा सूजन हो जाता है, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब आप ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है जी। ठीक है, तो आप थोड़ा क्या है, ठीक है। ठीक। सावधानी से कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ, रोगी को लगे कि भाई सुझा तो नहीं दिया, ये तो चलिए अपना घर की बात है। परंतु अगर रोगी को आपने पहले ही बोल दिया, देखिए दाब रहा हूँ, दर्द कर रहा है, देखिए आपकी बीमारी ऐसी ऐसी है, हो सकता है सूजन हो जाए, डरने की बात नहीं है, और दाब दीजिए वहाँ पे, हल्का दाब दीजिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सैकड़ों लोगों को सूजन ठीक है। हुआ है जी। चलिए, अच्छा अच्छा। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। ठीक हो जी? हाँ जी जी, ठीक है जी। मैं ये कह रहा था जी, एक आपने मरम पॉइंट बताया था जो मैं भूल गया, वो जैसे जो जो अपनी ये कानों के पीछे होता है सिर में, जिसको दबाने से ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो भूल गया जी मैं। कहाँ पे था? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है कान के पीछे। कान हाँ, के पीछे पीछे क्या क्या एकदम, बोलते, गुद्दी? देखिए कान के जस्ट नीचे में यहाँ पे क्या है, विधुर मर्म होता है, और एक होता है बिल्कुल पीछे, क्रिकाटिका हाँ मर्म बिल्कुल। होता है, ये क्रिकाटिका, हाँ हाँ जी त्रिकाटिका। क्रिकाटिका मर्म होता है जी। चलिए ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। क्रिकाटिका मर्म। उससे क्या है कि पूरे शरीर का जो है ना, रोम यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये वाला ऐसे जब होती है ना, तो अच्छे से अगर हो जाए तो पूरे शरीर का जो है ना, पूरा रोम रोम जो है वो हो जाता है, इतना ज़्यादा गुरु इफेक्ट जी, है। जवर में मरम पॉइंट्स दबाने चाहिए, नवीन जवर में। बिल्कुल दबाने चाहिए, खास करके जो है कुरपर मर्म दबानी चाहिए जी, ठीक है। और गुरु जी, कपोत गति ज्वर में भी तो आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो तो इसमें सांस श्वास नली में, हाँ, तो ज्वर में। श्वास नली से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या होगा तो आ जाएगा। ओके। हाँ, चलिए जी, ठीक है, आपने बढ़िया किया, पूछ लिया अमित जी, है ना, नहीं तो फिर
पता चलता कि है ना कि फूल गया सूजन, अब क्या इलाज होगा। परंतु कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कुछ लग रहा होगा तो गर्म पानी से धो सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिला के, और कुछ नहीं। ठीक है जी, अपने आप नॉर्मल होता है जी। ठीक है, 10-12 घंटे बाद में अपने आप नॉर्मल होता है। मैंने तो फूले सूजन हो गया ना और ऊपर से दाब दिया है ना, खास करके यहाँ पे हो जाते हैं, हथेली पे बहुत सारे लोगों का हो जाता है। तो देखिए इनको क्या क्या दिक्कत होगा, इनको अग्नि मंद होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा जी, इनको दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द रहता होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वीर। ओम शांति।